अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम बेला के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैनुल हसन। नाज़रीन गिरामी, अगर पंजाब की सियासत के ऊपर, सूरत हाल के ऊपर, पंजाब की सूरत हाल के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो हम ये देखते हैं कि पंजाब में PTI और काफली की जानिब से सबसे पहले वजारत आला जीती गई। उसके बाद स्पीकर का इंतखाब हुआ और स्पीकर के इंतखाब में भी PTI कामयाब रही। उसके बाद आज की अगर बात की जाए तो डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में भी बिला मुकाबला जो PTI के उम्मीदवार हैं वो कामयाब हुए हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हुई PTI सुबह पंजाब में नज़र आ रही है। लेकिन अगर नून लीग की बात की जाए तो साथ ही साथ नून लीग के साथ जो रस्सा कशी है PTI की, वो भी हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हमजा शहबाज साहब की जानिब से स्पीकर के इलेक्शन को आज चैलेंज कर दिया गया है। इसके ऊपर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे नून लीग की जानिब से नए बयानिए के हवाले से। नून लीग की जानिब से बयानिया अब ये सामने आ रहा है कि सियासत नहीं रियासत, यानी कि सियासत पहले है और रियासत पहले है, उसके बाद तमाम की तमाम जो सियासत है वो आएगी। लेकिन हम अगर देखें ओवरऑल सूरत हाल तो हमें हर तरफ से अवाम पिसती हुई नज़र आ रही है। पेट्रोलियम प्राइसेस ले लें, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर बिजली के बिलों की ही बात कर ली जाए तो इस माह जुलाई के महीने में एक बिजली के बिलों का तूफ़ान अवाम पर नज़र आ रहा है और अवाम इससे काफ़ी परेशान है। यानी सूरत हाल तमाम की तमाम सियासी रस्सा कशी की जानिब जाती हुई नज़र आ रही है। अवाम का यूँ लग रहा है कि कोई पुरसान हाल नहीं है। इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे PTI फॉरेन फंडिंग के हवाले से एक नया पेंडोरा बॉक्स खुला है और इसी ज़िम्न में फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट भी आई है और इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे इंकिशाफात किए गए हैं। इसके ऊपर भी सवालात करेंगे और इसके ऊपर हम अपने कानूनी माहिर से भी पूछेंगे कि वो इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं। आज के हमारे पैनल के हवाले से मैं आपको बताऊं कि आज हमारे साथ शौकत बसरा साहब मौजूद हैं, PTI के रहनुमा हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, और गौहर सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, कानूनी माहिर हैं और कानूनी मामलात के ऊपर अच्छी ग्रिप रखते हैं। इसके साथ साथ शकीला लुकमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है नून लीग की और काफ़ी एक्टिव हैं ये भी। सबसे पहले गुफ्तगू का मैं आगाज़ करूँगा। हमारे साथ गौहर सिंधु साहब हैं, माहिर कानून हैं। गौहर सिंधु साहब, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आज हमजा शहबाज साहब ने स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब को अदालत में चैलेंज किया है और कहा है कि बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज थे ताकि ये पता चल सके कि वोट किसका है, किसको कास्ट हुआ। और ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितनी वैलिड है ये चीज़ और कानूनी एतबार से ये नुक्ता किस तरह से देखते हैं आप? जैन साहब, आपने माजी में भी देखा ये मामलात असेंबली के अंदर जो थे, वो आपको याद होगा यूसुफ रजा गिलानी साहब वाला इलेक्शन, उस वक्त भी असेंबली के अंदर वो 7 वोट जो मुस्तरद हुए थे वो केस गया था अदालत के अंदर। लेकिन अदालत ने कहा कि ये क्योंकि आर्टिकल 69 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के तहत है, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि हाउस के अंदर जो प्रोसीजरल मामलात हैं उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, अदालत उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करती, और उस चीज को रिजेक्ट कर दिया गया था। प्रोसीजरल मामला और वायलेशन ऑफ लॉ दो मुख्तलिफ चीजें हैं। प्रोसीजरल मामलात ये हैं कि वोटिंग कैसे होगी, उसका क्या तरीकाकार होगा, और वोट के काउंट के दौरान क्या क्या चीजें होंगी, वो सारा हाउस के मामलात हैं। जो आपने दूसरा केस देखा जिसके अंदर आपने देखा डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का मामला था, तो वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज थी जिसके अंदर गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की गई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत अंदाज में लिया गया और गलत हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कि उसकी कोई उसके अकॉर्डेंस में स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब जो दोस्त मजारी साहब है, उन्होंने कहा कि मैं उसके अकॉर्डेंस में ये पास कर रहा हूँ ऑर्डर और खात के ऊपर बेस करके वोट जो है रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो वहां क्योंकि जो सूरत मुख्तलिफ थी, कानून के अंदर पार्लियामानी पार्टी का लिखा हुआ था, तो वो उसको इसके साथ मिक्सअप नहीं किया जा सकता। ये प्रोसीजरल मामलात हैं, ये आर्टिकल 69 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत आएंगे और कोर्ट इसके ऊपर बज़ाहिर यही नजर आ रहा है, माजी के तमाम फैसलों को देखें कि वो इंटरफेयर नहीं करेगी और बल्कि ये कहेगी कि ये क्योंकि प्रोसीजरल मामलात हैं और पार्लियामेंट के अंदर ऐसे मामलात हैं जिनके अंदर कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम लॉ है। बाकी तमाम जो सब लॉज हैं वो अलग बात है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो किसी तरह से भी इग्नोर नहीं किया जा सकता।
तो यही चीज सामने आ रही है जी जैन साहब। अच्छा, शकीला लुकमान साहिबा, आपकी तरफ मैं आऊँगा, आपको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। आज के स्पीकर के इलेक्शन के हवाले से, कल के स्पीकर के इलेक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं। इसको चैलेंज कर दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट में और हमजा शहबाज की जानिब से ये चैलेंज किया गया है। क्या क्या एतराज़ात हैं आपके एज अ नून लीग रहनुमा, बताइएगा। देखें, जो स्पीकर के कल इलेक्शन हुए हैं, ये आप देखें कि किस तरह हुए हैं, आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुए। इलेक्शन में जो खुफिया बैलेट पेपर जो है वो इस्तेमाल होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने इसकी वायलेशन किया है। इसके ऊपर उन्होंने सीरियल नंबर लगाए हैं ताकि लोगों का पता चल सके कि किसने किसको वोट दिया है। और ये आप बताएं कि क्या ये आइन और कानून के मुताबिक है? जब ये सीक्रेट जो सीक्रेसी ऑफ वोट जो है उसकी वायलेशन की गई है, और क्या अब ये जो इस तरह की बातें हुई हैं ये धांधली नहीं है तो क्या है? तो क्या हम चैलेंज जो है हमारा इसका रिट करना और इसको चैलेंज करना हमारा हक बनता है, क्योंकि आप देखें कि क्यों सीक्रेसी है। जब अगर हमने इस तरह के सीरियल नंबर लगा के फिर वही काम करना है कि हमें पता चले किसने क्या किया, तो ये ठीक नहीं है। तो ये हमारा हक बनता है, हमने जो जायज तरीका इस्तेमाल किया, हमने कोई गलत नहीं किया। और हम समझते हैं कि इस इलेक्शन को कालादम करार दिया जाए और नए सिरे से इसके इलेक्शन कराए जाए। ये दिस इज टोटली नॉनसेंस कि भाई आप जो है वो अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं और हर सूरत में आप जो है वो जीतना चाहते हैं। कुछ भी हो, जो कोई भी इनको तरीकाकार इस्तेमाल करना पड़े, ये करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और हम इसको नहीं मानते, इसलिए हमने इसको चैलेंज कर दिया। सही। अच्छा गौहर सिंधु साहब, एक मतलब फिर आपकी तरफ मैं आऊँगा। ये जो एतराज़ लगाया गया है शकीला लुकमान साहिबा की जानिब से, इन्होंने कहा कि बैलेट खुफिया था लेकिन सीरियल नंबर्स लगाए गए थे इसके ऊपर और इससे सिक्रेसी ऑफ वोट मुतासिर हुई है। कानूनी नुक्ता इसका बयान कर दीजिएगा। डेफिनेट, अगर सीक्रेट बैलेटिंग का जो तरीकाकार है उसको तो फॉलो किया जाना चाहिए, इसमें दो राय नहीं हो सकती। वो उसके ऊपर देखेगी कि क्या ऐसी कोई वायलेशन हुई है या नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ये टेस्ट पास करना होगा कि क्या मेंटेनेबिलिटी, सबसे बुनियादी सवाल होता है किसी चीज का, वो कंट्रोवर्सी है एक चीज के ऊपर जिसके ऊपर शायद शहादत चाहिए हो या और चीजें चाहिए हो, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर शहादत नहीं ले सकती, पार्टियों के बयान रिकॉर्ड नहीं कर सकती। तो वो चीज है, अगर ये पहला टेस्ट पास कर गए कि जिसके अंदर ये है कि मेंटेनेबिलिटी है, मेंटेनेबिलिटी में साबित करना होगा कि कोर्ट इसके अंदर इंटरफेयर कर सकती है, और यूसुफ रजा साहब वाले मामले के अंदर कोर्ट ने इनकार कर दिया था, तो फिर ये अगला मुद्दा जो है ये नहीं खुलेगा। लेकिन अगर कोर्ट इसके ऊपर सेटिस्फाई हो गई कि ये वाकई इसको देखा जा सकता है, तो फिर सैंक्टिटी ऑफ वोट के ऊपर वो सारा रिकॉर्ड मंगवाएंगे और ये देखा जाएगा कि ये महज एलिगेशन है या ऐसी कोई वायलेशन हुई है या नहीं हुई है। सही। शौकत बसरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेंगे। रहनुमा PTI हैं और काफ़ी फोरम्स पर हमें काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। शौकत बसरा साहब, सबसे पहले इसी पॉइंट के ऊपर जिसके ऊपर डिस्कशन की जाए, आप क्या कहेंगे? आज हमजा शहबाज की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट का रुख किया गया है और चैलेंज कर दिया गया है स्पीकर के इंतखाबात को। देखें, गुजारिश ये है कि ये पाकिस्तान की सियासत की, पाकिस्तान की जमहूरियत की और पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हम सियासतदान जो हैं ये इस वक्त जो सबसे ज्यादा अगर इस वक्त माशरे में बदनामी का बायस हैं, हम अगर गाली बन रहे हैं, हमारे मुतालिक तरह तरह की बातें हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम खुद हैं। बदकिस्मती से हमने ना सीखा है और ना सीखेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर हम जीत जाएं, अगर हम लोग वजीर बन जाएं, वजीर आजम बन जाएं, सदर बन जाएं, पाकिस्तान भी अच्छा, अदालतें भी अच्छी, इलेक्शन कमीशन भी अच्छा, और हम तमाम तरह की चीजें सभी हर तरफ अमन ही अमन है और चैन ही चैन है। अगर हम हार जाएं तो फिर हम ये कहते हैं कि ये अदालतों पे हमला कर दें। अदालतों के जज होते हैं वो कौन होते हैं हमें पूछने वाले, कि ये जनरल जो हैं वो आकर कब्जे कर लेते हैं, ये सिलेक्टेड इलेक्शन हो जाता है। ये हम सब लोगों को मैं समझता हूं कि अब मैच्योर हो जाना चाहिए। 70 साल हो गए हैं कि हम लोग, खास मैं फिर कहूंगा, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान के सियासतदानों पे, मुझ समेत। तो मैं सिर्फ इनसे यही कहूंगा कि इतना ना बड़ा पाकिए दामा को
हमें हमें अपने आप को देखना चाहिए, हम कर क्या रहे हैं। आप अंदाजा करें कि यही अदालतें थी, मैं माजी में नहीं जाता कि क्या किसने किया और क्या कुछ नहीं हुआ, यही अदालतें थी 2.5-3 महीने पहले जब इमरान खान को निकाला गया। इन्हीं अदालतों के फैसले पे चीफ जस्टिस साहब के लिए शादियाने गाए गए, गाने पढ़े गए, मिठाइयां तकसीम की गई और हक और सच की फतह हुई। यही अदालतें हैं जब उन्होंने इमरान खान को निकाला, यही इदारे हैं फौज पाकिस्तान, उनके नगमे पड़े जा रहे थे, वो न्यूट्रल हो गए हैं। अब पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है। जैसे ही पता चला कि अवाम, चूंकि अल्लाह हक है, अवाम से बड़ा फैसला कोई नहीं, अगर हम जमहूरियत को मानते हैं कि आपके पास दुनिया की हर ताकत मौजूद थी, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट आपके साथ थी, लोकल आपके साथ हर तरह की ताकत थी। मैं अब छोड़ देता हूं कि गैबी कुव्वतें कौन कौन की आपके साथ थी, वक्त की हुकूमत आपके पास थी, सिपाही आपके पास, आईजी आपके पास, पटवारी आपके पास, चीफ सेक्रेटरी आपके पास, आपने मुकदमे दर्ज करवा लिए, आपने FIR दर्ज करवा ली, आप लोगों ने लोगों पर इतना जुल्म किया कि पूरी कौम ने देखा। इसके बावजूद अवाम निकले, और अवाम निकले किस तरह, इन्हीं की गाड़ियां थी, इन्हीं के खेमों से उन्होंने पर्चियां ली और जाके अंदर मोहर किस पे लगाई, बल्ले पे। अच्छा, उस दिन तस्लीम कर लिया कि हम फैसला तस्लीम करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि क्या कहेंगे, हुकूमत हमारी है, हम खुद इलेक्शन करवा रहे हैं, हम क्या कहेंगे DC ने करप्शन। बात यह है मेरे भाई, हमें सीखना चाहिए, बाकी ये इनका हक है, ये जाए। अभी आज देखेंगे 4-5 दिन पहले जो कुछ इन्होंने तमाशा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से बड़ी अदालत तो कोई नहीं है ना, फैसले आते रहते हैं, मुखालिफ भी आते हैं, हक में भी आते हैं, ये हमारे अपने इदारे हैं। हमें तमाम इदारों को, सबसे पहली बात तो यह है, पाकिस्तान की एक और बड़ी बदकिस्मती है, मैं दिल की बात आपसे कर रहा हूं, इंडिया हमारे साथ है। हम सब लोग, तमाम इदारे जो हैं इस वक्त, खा वो हमारी अदलिया है, खा हम सियासतदान हैं, खा हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, खा हमारे सहाफी लोग हैं, हम बजाय इसके कि हम लोग मजबूत होते, हमारे इदारे ऊपर को जाते, हम लोग, पाकिस्तान भी नीचे जा रहा, इकोनॉमी तौर पे भी तबाह हो रहे, और हम लोग इदारे भी जो है मुसलसल इखलाकी गिरावट का शिकार हैं। तो मुझे बताइए कि आज हालत क्या है। आज हालत यह है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है मेरे भाई। 40-45 लोग हैं, मेरी बात को समझ लीजिएगा। पाकिस्तान के अंदर टोटल 40-45 या 50 लोग हैं, उनका तमाम सारा कुछ पड़ा है अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में। ये अपने अपने ब्रीफकेस यहां से लेंगे, अपने मुल्कों को चले जाएंगे। आपके तमाम इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं कि अब दिवालिया हो चुके हैं। आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो एक इतनी बड़ी फौज का सिपहसालार है, वो अमेरिका जैसे मुल्क को जो हमें पहले ही बर्बाद करना चाहता है, उनको हम दरखास्तें कर रहे हैं कि हमें IMF को कहो हमें पैसे दे दें, हम दिवालिया। तो आप जरा अंदाजा करें हम कहां पहुंच चुके हैं। और आज भी हम कर क्या रहे हैं, हम खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। अच्छा शौकत बसरा साहब, आपका इसके ऊपर पॉइंट आ गया। शकीला लुकमान साहिबा की जानिब बढ़ेंगे और उनकी इसके ऊपर ओपिनियन ले लेंगे। शकीला साहिबा, आपने सुना कि शौकत बसरा साहब ने कहा कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि जब हम हारते हैं तो हम अदालतों के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते हैं और हम इदारों के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते हैं। देखें, ये मैं इनको रिमाइंड करा दूं कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना था, क्या हमने गलत किया था, वो हमारा आईनी हक था ना। तो हमने जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनके आया, इन्होंने क्या किया, इनके स्पीकर साहब जो डिप्टी स्पीकर था, उसने आइन को पामाल किया। इन्होंने असेंबलियां तोड़ी, सदर ने तोड़ी, इन्होंने क्या क्या नहीं किया। तो क्या ये इनको भूल गया? ये जो आप कहते, ये कह रहे हैं ना कि ये फैसले नहीं मानते, हमने फैसले माने हैं। आप बताएं 2018 में जब मियां नवाज शरीफ को पनामा केस में निकाला था, 450 लोग थे पनामा में और PTI की हुकूमत थी, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को उस केस में डाला, सिर्फ उनको डाला। और नवाज शरीफ को सिर्फ इसलिए घर भेजा गया कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली, इसी रेट पे निकाला था ना, और तो कोई मसला और तो कुछ नहीं किया था ना उन्होंने। तो इन्होंने निकाला और वो चुपचाप, और उनको फिर सदारत से भी निकाला और वो चुपचाप अपने घर चले गए थे, उन्होंने कोई शोर शराबा नहीं किया था। आप देखिए कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो क्या इमरान खान कर रहे थे, किस तरह वो उन्होंने असेंबलियां तोड़ दी, हर चीज उन्होंने कहा बर्बाद कर दूंगा, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। किस तरह ये जो है आज जिस अदालतों की बड़ी बात करते हैं, जो आज इनके, ये तो शुरू से लाडले हैं, ये तो सबके लाडले हैं।
हम तो देखें इन लाडलों के लिए, आप ये देखें आज क्या हुआ है। अब पिछले हफ्ते आप देखें ना कि जब जो है अदलिया ने, हमने ये कहा कि हम जो है वो एक बेंच बना दिया जाए, मतलब टोटल जो फुल बेंच कोर्ट बना दिया जाए, फुल बेंच बना दिया जाए। क्या उन्होंने बनाया? क्या ये हमारा हक नहीं था? हम नहीं कह सकते। अक्सर ये होता है कि जज, किसी जज के ऊपर कोई उंगली उठती है या उसके ऊपर कोई डाउट्स होते हैं तो वो खुद ब खुद जो है वो छोड़ जाते हैं। लेकिन हमने सिर्फ ये कहा कि फुल बेंच बना दिया जाए, क्या हमारी सुनी गई और यकतरफा फैसला करके हमें घर भेज दिया। हम तो घर आ गए, ठीक है, हमने मान लिया, हम तो मान लेते हैं। लेकिन ये साहब जो है, जो पीटीआई के जो है चेयरमैन साहब जो है उनके, ये जनाब ये कभी किसी बात को नहीं मानते। आप देखें कि ये किस तरह इन्होंने, अगर आपने इन्होंने बात छेड़ी है तो मुझे करनी पड़ रही है, वरना मैं शायद ना करती। इन्होंने किस तरह एस्टेब्लिशमेंट को क्या क्या उनको इनका बात दी, क्या क्या नहीं दिए। न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। और फिर हर चीज की जिम्मेदारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। कोई बात अगर कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ जो है, वो जनाब हमने तो ये लगाए थे, हालांकि इनके जमाने में इन्होंने खुद ही उसको उनकी तारीफें करते थकते नहीं थे कि ये बहुत आला, ईमानदार और फलाना और सच्चा और आला फला ये है, इस तरह का आदमी है। और फिर कहने लगे कि ये तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था। मतलब ये है कि कोई चीज मानने को तैयार है। हम तो देखें, जब हमें ठीक है शकीला साहिबा, आपका पॉइंट आ गया। मैं बढ़ूंगा गौहर सिंधु की जानिब और उनसे मैं ये सवाल करूंगा। आज की स्पीकर के इलेक्शन के हवाले से गौहर साहब, जो आज दरख्वास्त दायर की गई है लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की जानिब से, उन्होंने कहा है कि स्पीकर इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। आपने कहा कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अदालत ये देखेगी कि ये अदालत के दायरे इख्तियार में आता है या नहीं, उसके बाद आगे प्रोसीडिंग होगी। तो अगर अदालत के दायरे इख्तियार में केस आता है तो क्या स्पीकर इलेक्शन कलअदम करार होने की तरफ जा सकते हैं? फिर मैंने ये कहा कि अदालत पहले कि वो मेंटेनेबल है या नहीं है, यानी कि जो अदालत आर्टिकल 69 की कार्रवाई है असेंबली के अंदर, उसके अंदर मुदाखलत कर सकती है कि नहीं कर सकती है। इस टेस्ट को अगर ये पास कर लेंगे तो उसके बाद फिर वो तमाम रिकॉर्ड देखेंगे कि ऐसी कोई वायलेशन हुई है कि नहीं हुई है। अगर कोई वायलेशन हुई होगी तो फिर कोर्ट उसके ऊपर कोई नोटिस लेती है तो वो फिर फैसला चैलेंजेबल होगा। यानी ये तमाम चीजें अल्टीमेट इस चीज के ऊपर जाएंगी कि जो मेन नुक्ता मैंने बताया है, मुझे यही लगता है कि उसके ऊपर ही बात रुक जाएगी, आर्टिकल 69 के ऊपर ही। और आगे जो मजीद है डेप्थ के अंदर, क्योंकि वो एक फैक्चुअल कंट्रोवर्सी होगी जिसके अंदर शहादत चाहिए होगी, रिकॉर्ड चाहिए होगा, उसका सारा प्रोसीजर को चेक करना पड़ेगा और आमतौर पे अदालत इन इश्यूज के अंदर नहीं जाती। दूसरा, पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, वो पनामा वाले केस का तस्करा हुआ तो मैं याद करवा दूं कि आई वाज द फर्स्ट पिटिशनर। वो केस जो था वो गौहर नवाज संधू बनाम मोहम्मद नवाज शरीफ था, जो पनामा पे पहला दायर किया गया। और वो दायर करने का थीम ये था सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर, जो लीडर होता है ही शुड लीड बाय एग्जांपल। और जो वो हल्फ लेता है, हल्फ के अंदर होता है कि वो पूरी कौम के लिए जो अपने जो जाती मुफाद को पीछे रखेगा, कौमी मुफाद को आगे रखेगा और सच्चाई के ऊपर यकीन रखेगा और ट्रुथ के ऊपर रखेगा। और वो जो था उसके अंदर जो नुक्ता था पनामा वाले केस के अंदर, उसमें भी मेन यही था कि जो सच्चाई है और जो ट्रुथ है और जो म्यार है, जो हलफ लिया गया एज ए प्राइम मिनिस्टर और एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो वायलेट हुआ है। तो वो केस आपने देखा फिर अल्टीमेट चला और गया। हम तो चाहते थे कि बाकी तमाम चीजें भी, जितने लोग उसके अंदर हैं वो सारे के सारे प्रोसिक्यूट हों, कल नहीं हुए तो आज हो जाने चाहिए, किसी के लिए भी रायत नहीं होनी चाहिए। और कानून जो है वो रूल ऑफ लॉ यही है कि सबके लिए जैसा हो। तमाम लोग जो बाकी भी बचे हैं आज भी उनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। और दूसरा जी, इसलिए मैंने कहा कि वो रेफरेंस क्योंकि आया तो मैं उसके बारे में बता दूं कि उसके पीछे जो सेंस थी वो ये थी। सही। आज के दूसरे टॉपिक की जानिब नाज़रीन हम बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो बयानिया दिया जा रहा है वो ये है कि सियासत नहीं रियासत। हम
पाकिस्तान बचाने आए हैं और हम रियासत बचाने आए हैं और हम इसी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो ये है कि जो महंगाई है, जिसका नारा लगाया था नून लीग की हुकूमत ने, नून लीग की मौजूदा हुकूमत ने जब ये अपोजिशन में थी और PTI की हुकूमत थी, तो इन्होंने यही नारा लगाया था कि महंगाई है जिसकी वजह से अवाम परेशान है। लेकिन अब की जो सूरत हाल है इसमें यही नज़र आ रहा है कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है और आम आदमी पिसता ही चला जा रहा है। शकीला लुकमान साहिबा, मज़ीद कितना वक्त दरकार होगा इन तमाम तर चीज़ों पर काबू पाने के लिए? महंगाई कम होगी? बिजली के बिलों के ऊपर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो इस महीने में, जुलाई के महीने में एक सैलाब आ गया है बिजली के बिलों का और अवाम बड़े परेशान नजर आ रहे हैं इससे। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि जो है वो बिजली की कीमतें भी बढ़ रही हैं, पेट्रोलियम की प्राइस भी बढ़ रही हैं। क्या किया जाए जब पूरी दुनिया में ये जो है चीज़ें बढ़ रही हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, प्राइसेस और जो क्या है पेट्रोल की भी कीमतें बढ़ रही हैं, तो इसमें जो है वो मौजूदा हुकूमत जो है वो कोशिश तो कर रही है कि हम जो है वो खुद ये चीज़ें जो है वो बना सके, तैयार कर सके, ताकि हमें जिस तरह देखें ये इस पहली हुकूमत का किया जा रहा है कि इन्होंने गैस की जो प्राइसेस जब इतनी सस्ती इनको $3-4 की मिल रही थी, इन्होंने उस वक़्त ना ली, जब $6 की मिल रही थी फिर ना ली, और 3-4 साल यही तमाशा लगा रहा। इन्होंने नहीं उसको मैनेज नहीं किया, ना वक्त से पहले जो है इसको लिया, और जिसके आज जो असरात पड़े। अब देखें पूरे इंटरनेशनल मार्केट्स में ये गैस जो है वो नहीं मिल रही और इतनी महंगी भी हो गई है कि उसका लेना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। अब हम ये कह रहे हैं कि हम ये जो है वो ईंधन और ये सारी चीज़ें, कोयले से सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार करेंगे और डेफिनेटली उसके लिए हम मंसूबे भी बना रहे हैं। लेकिन हमें 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने में आए हुए डेफिनेटली वक्त दरकार है। लेकिन शकीला साहिबा, हम ये देखते हैं कि जब से आप आए हैं ये जो मामलात हैं महंगाई के, ये ऊपर से ऊपर ही जाते नजर आ रहे हैं। डॉलर की कीमत को अगर देखें तो डॉलर 250 के करीब पहुंच चुका है। बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आ रही। वैसे बिल्कुल सही, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं कि देखिए जब मुल्क के जो है सियासी इस्तेहकाम जब तक नहीं आएगा उस वक्त तक ये चीज़ें होती रहेंगी और इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डलती रहेगी। और आप देखेंगे किस किस जगह पे ये जो इमरान हुकूमत है ये क्या क्या कर रही है और किस तरह जो है वो फैसले जो है उनको उलट पलट के और उनको खराब करके, और फिर वो ज़ाहिर है जब किसी मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो ये चीज़ें होती हैं, महंगाई भी होगी, फिर ये डॉलर की प्राइस भी ज़्यादा ऊपर जा रही है। तो ये हम सब के, हम तो कहते हैं कि भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि भाई सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के हम मुल्क का सोचें। हमें सियासत तो बाद में करनी है, पहले रियासत को बचाएं, रियासत का सोचें कि रियासत को किस तरह हमने इसके लिए जो है मामला सच करने हैं। आप देखिए कि हमारा हालात जो है हमने किस तरह जब ये अपना बजट आया था किस तरह हमने उसको पास करवाया और हालात को हम जो है वो फेस कर रहे हैं और मुश्किल हालात से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम अब जो है अगर हम पॉलिटिकल इस्तेहकाम आ जाए तो हम स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं और बढ़ने शुरू हो गए थे। लेकिन ये है कि ये हालात जो है ये सब आज जो मुल्क की हालात है जिस हम नहज पे खड़े हैं, यहाँ मुल्क की सारी पार्टियां जो है इनको मिलकर बैठ के अपने मुल्क का सोचना चाहिए। हमें ये लोग अपनी पार्टियों के लिए अपने इक़्तिदार के लिए बैठ खड़े हो गए। लेकिन आपको पता है कि PMLN के जो अपना हमारे शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है वो तो बार बार कह रहे हैं कि हम जो है हमें अपने पहले हमें रियासत बचानी है, सियासत हमें बाद में। ठीक है, इसी पॉइंट के ऊपर शकीला साहब इसी पॉइंट के ऊपर शौकत बसरा साहब से पहले जवाब ले लेते हैं। शौकत साहब, आपने बात सुनी शकीला लुकमान साहिबा की जानिब से कहा गया है, कहती हैं कि हमें यह चाहिए कि पाकिस्तान के लिए मिल बैठें। और पहले भी हमने ये देखा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये बारहा कहा गया कि मिलकर बैठते हैं, मईशत की सूरत हाल ख़राब है। लेकिन इमरान खान साहब का जो स्टैंड है वो ये कहते हैं कि मैं इन लोगों के साथ मिलकर नहीं बैठूंगा और मईशत की सूरत हाल बिगड़ती से बिगड़ती चली जा रही है। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा एक सवाल किया था। मैं फिर कह रहा हूं कि हमें एक तो कोशिश करनी चाहिए कि हम शाह से ज्यादा शाह के वफादार ना बने। हमने अपनी कब्र में जाना है, अल्लाह को जवाब देना। हम किसी के लिए आप इतना झूठ बोलते हैं और हम इतने लेवल तक चले जाते हैं डिफेंड करने के लिए। अब देखें ना कितने माशाल्लाह ये समझदार लोग हैं,
खान तो मुल्क का तबाह कर रहा था, महंगाई थी और वो ये महंगाई मार्च लेकर सर वैसे माजरत के साथ इस तरह के मामलात आपकी दौरे हुकूमत में भी थे, पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी तमाम चीज़ें ऊपर ही जा रही थी, जिसकी वजह से ये तमाम जो नून लीग है या पीडीएम है इन्होंने इत्तेहाद करके आपकी हुकूमत को गिराया। अच्छा, अगर आपने सवाल करना है और जवाब ही खुद देना तो फिर मेरे तो आने की जरूरत ही नहीं थी। आप करें और नून लीग को साथ ले लें, साथ किसी का कर ले लें। मेरे से सवाल किया, जवाब तो ले लेना भाई। जी। उसके बाद आप सवाल पुट कीजिएगा। मैंने अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज कर सकता हूँ। अच्छा जी, मैं अर्ज करता हूँ। मैं गुजारिश ये कर रहा था, देखें कितने समझदार और तजर्बाकार लोग हैं, चूंकि 4 इन्होंने बारियां ली हुई थी। पाकिस्तान की तमाम इजाजतें इकट्ठी हुई, उन्होंने कहा कि खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इकोनॉमी डूब गई, मुल्क डूब गया, महंगाई बहुत हुई और ट्रक लेके निकल पड़े और 3, 4, 5 बार इन्होंने कोशिश की कि इसको निकालें, चूंकि हम आएंगे तो हम मुल्क ठीक कर देंगे। अच्छा, फिर इन्होंने माशाल्लाह ये आ गए और देखिए कितना जबरदस्त मुल्क ठीक किया इन्होंने। और इन्होंने इतना जबरदस्त मुल्क ठीक किया कि वो जो कहते थे कि डॉलर जो है हम आएंगे तो 100 रुपए का हो जाएगा, हम आएंगे तो पेट्रोल इतने का कर देंगे, घी इतने का कर देंगे, और हमारे मुआहदे पूरे करने के लिए कितने जबरदस्त लोग हैं। आईएमएफ के साथ जो हमने मुआहदे किए थे उनको पूरे करने के लिए ये सब बातों ने साजिश की, इकट्ठे हुए और ये इक्तदार में आ गए। अच्छा, अब होना तो ये चाहिए था, हमारी तो जरूरत ही नहीं है, खान ने तो मुल्क का बड़ा गर्क किया है। आप सब लोग दानिश्वर 15 पार्टियां इकट्ठी हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया मुल्क पे। भाई असल बात करें, वो कहते ने चमड़ी ना जावे, चमड़ी जाती है तो जावे, दमड़ी नहीं जानी चाहिए। असल बात बताएं, जो आपके 4-5 वजीरों ने बताई कि हमारी दौलत जा रही थी, हमें सजाएं हो रही थी, हमें सियासत भी खत्म होनी थी, पैसा भी जाना था, तो पर एक ही चीज बचती है, इन्होंने अपने धन के लिए, अपने माल के लिए मुल्क को दांव पे लगा दिया है। 15 की 15 पार्टियां इस वक्त, इनको पाकिस्तान का मेरी जान ख्याल होता तो ये एनआरओ थोड़ी लेते, ये थोड़ी अपने आप को एनआरओ देते। ये आपके मुकदमात खत्म किए लोगों ने, अपने केसेस खत्म किए। अब एक ही चीज बच सकती थी, या पाकिस्तान बच सकता था, या यही जो मैं 40-45 लोग जो आपको पहले कह चुका हूं जिन्होंने अपने अपने मुल्कों को चले जाना है, मैंने और आपने इसी तरह लड़ते रहना यहां बैठ के। तो ये मेरी बहन भी मेरी तरह यहीं पे होगी, ये भी उनके साथ नहीं जाएगी क्योंकि ये भी मेरी तरह की है। तो पाकिस्तान, दुआ ये करें कि पाकिस्तान बच जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे अल्लाह ना करे जो मैं बात कर रहा हूं कि हम ऐसे हालात में चले जाएं कि यहां पर अदालतें लोग खुद अपनी सड़कों पे लगानी शुरू कर दें और लोग पूछें आके कि भाईजान मेरा क्या कसूर था, अगर अल्लाह ने मुझे इस मुल्क में पैदा किया और आप सब लोग अमीर से अमीर तर हो गए और मैं गरीब से गरीब तर हो गया, तो मुझे बताएं इसका जिम्मेदार कौन है। और दूसरी बात मेरे भाई, आप इनसे सिर्फ इतना पूछ लें, आज आपको 3 महीने में वो मुल्क जिसकी 6% ग्रोथ थी, जिसने आपने आके 70 रुपए डॉलर ऊपर ले गए, 70 रुपए, तो मार्केट आपकी क्रैश कर गई, पेट्रोल कहां चला गया, डीजल कहां चला गया। आज यकीन माने मेरे हल्के बाबरनगर और औरंगाबाद से मुझे फोन आ रहे हैं, वो जो सुपर प्लस इन्होंने टैक्स लगाने थे ना, वो बिजली के बिल आए 100 का, इन्होंने कहा था माफ करेंगे 100 यूनिट तक, वो तो माफ क्या होना था, उनके ऊपर और जगह टैक्स लगा दिया। तो मेरे भाई इनको कहें कि रहम करें इस मुल्क पे, मैं सिर्फ इनसे ये कहना चाहता हूं बस कर दें। आखिर ये मेरी बताए ना, आपकी हवस क्या है, एंड पे आपने क्या, ये जितने बादशाह दुनिया से चले गए कि क्या सारा कुछ साथ कब्र में ले गए हम लोग, अल्टीमेटली सारा कुछ यहीं रह जाना है। तो खुदारा इस पाकिस्तान ने जिसने मुझे और आपको नाम दिया, इन लोगों को वजीर आजम बनाया, इन लोगों को पता नहीं क्या क्या इज्जतें दी, हम सबको दी, कि यार इस धरती माँ के लिए भी सोच लें। बिल्कुल, धरती माँ के लिए सोचना चाहिए। और जो जितने भी सियासतदान हैं या जो जिस भी अपने प्रोफेशन में काम कर रहा है, उसका जो एक विजन है और उसकी जो मंजिल है वो पाकिस्तान ही ज़रूर होना चाहिए। नाज़रीन, तीसरे टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे और बड़ा अहम टॉपिक है आज का, पीटीआई फॉरेन फंडिंग के हवाले से या मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जो फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। और इस ज़िमन में जो अहम डेवलपमेंट कल हुई है वो ये है कि फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से बरतानिया के इदारे की जानिब से एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में इंकिशाफात किए गए हैं। ये इल्ज़ामात हैं
कि जो पैसा है वो इकट्ठा किया गया फलाही कामों के लिए और वो पीटीआई को पाकिस्तान में भेजा गया। इसके ऊपर सबसे पहले मैं सवाल करूंगा गौहर सिंधु साहब से। गौहर सिंधु साहब, ये कहिएगा कि फॉरेन फंडिंग केसेस में इलेक्शन कमीशन तीनों जमातों का केस एक ही साथ सुने। इमरान खान की जानिब से जब से ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है उसके बाद उनकी जानिब से कहा गया है कि एक ही साथ तमाम केसेस सुने जाएं और ये साबित करके बताएं कि पैसा कहां से आया। इमरान खान साहब का ये भी मुतालबा है और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि तमाम जो फैसले हैं वो एक ही साथ सामने आने चाहिए। डुएबल होगा इलेक्शन कमीशन के लिए तमाम कुछ? इसके अंदर आपने देखा है कि ये हमेशा से कोर्ट्स की रवायत रही है कि जो एक ही नेचर के केसेस हैं उनको क्लब कर दिया जाता है। ठीक, यानी एक मामला अगर एक ही है और एक ही नेचर है और केस कोई पहले आ गया है या बाद में भी आ गया है, और इवन ये होता है, हमने देखा है कोर्ट्स के अंदर कि आखिरी मरहलों पे भी अगर कोई केस आ जाए और सेम नेचर का हो तो उसको क्लब कर दिया जाता है। क्लब करने का मकसद ये है कि तमाम केसों के साथ एक जैसा सलूक हो और उसमें किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन ना आए, एक ही फार्मूले के तहत, एक ही लॉ के तहत उनको डील किया जा सके और रिजर्वेशंस ना आए। उसमें रिजर्वेशंस कम हो जाती हैं और तमाम पार्टियों को, क्योंकि इंसाफ का तकाजा ये है कि ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए, तो क्लब करके करने में कोई मजायका नहीं है और उनको इकट्ठा कर लेना चाहिए। जिस कमेटी ने, स्क्रूटनी कमेटी ने बाकी मामलात को देखा है वो अभी इसको भी देख लेगी। इसमें यानी कोई ऐसे मामलात होते हैं, फर्ज करें, जिनकी वजह से बड़ी कोई इमरजेंसी हो या फौरन कोई जरूरत हो या मुल्क तरक्की से रुक रहे। आपने पहले जो हवाला दिया था, मेरे दोस्त बसरा साहब ने भी कहा डिफॉल्ट होने की इजाजत से मैं 2 लफ्ज सिर्फ ऐड करूंगा। जरूर। ये मुल्क उस वक्त ही डिफॉल्ट कर गया था जब इसका अखराजात ज्यादा थे और इनकम कम थी और हमारा बजट खसारे का बनना शुरू हुआ और हमने उस खसारे को पूरा करने के लिए बैरूनी कर्जे लेने शुरू कर दिए। तो बुनियादी तौर पे उसी दिन ही डिफॉल्ट कर गया था कंट्री। आज से बहुत सालों पहले जो माजी की हुकूमतों ने जहां से सिलसिला शुरू किया था और बाद की हुकूमतें जितनी आई आपने देखे, जब वो गुजर जाती है तो लोग कहते हैं कि वो अच्छी थी। तो चीजें ये हैं कि हमें बजट वो बनाना चाहिए जैसे आप और मैं अपने घर का बजट बनाते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं हमारी इनकम कितनी है, हमारे अखराजात कितने हैं, हम अखराजात की सही पाऊंगा। इल्जामात हैं पीटीआई के ऊपर और ये इल्जामात हैं कि फंड्स इकट्ठे किए गए, T20 मैचेस करवाए गए और तमाम के तमाम जो फंड्स हैं उनको पाकिस्तान मुंतकिल किया गया। लेकिन इसके ऊपर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि तमाम तर जो रकूम है वो बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान आई हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे इन तमाम इल्जामात के ऊपर? कि आप इल्जाम यह है कि जी आपने फंड रेजिंग की, जी फंड रेजिंग में आपको उन लोगों ने फंड दिए जो कानून और आइन के मुताबिक आप उनसे ले नहीं सकते थे। केस ये है, होना तो ये चाहिए कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आदमी इत्मीनान कर चुके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दें और वो ओपन हियरिंग करे तमाम पार्टियों की। अब तो मेरे ख्याल में दौर आ गया है कि हर आदमी को एक्सेस होना चाहिए और आप इतनी बड़ी पार्टी के, इस वक्त वाहिद पाकिस्तान की पार्टी है जो चारों सूबों के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान की वाहिद फेडरेशन की पार्टी है। आप उसको एक साजिश किताबें अगर फर्ज करें खान साहब के खिलाफ कोई फैसला देना चाहते हैं, आपने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, हर कोशिश करके देख ली, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी मदद की, अवाम साथ खड़ी हो गई। अब पाकिस्तान, तो मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान को इस वक्त ऐसी जमात की जरूरत है जो पाकिस्तान की फेडरेशन की अलामत हो। आप मजीद वो पाकिस्तान जो अभी मेरे भाई बात कर रहे थे इकोनॉमिस्ट, ये सख्त बात है कि आपके तमाम इंटरनेशनल इदारे आपको कह चुके हैं, आप डिफॉल्ट कर चुके हैं, आप दिवालिया हो चुके हैं। अगर आप इन हालात में एक ऐसे लीडर को जो पूरे पाकिस्तान का लीडर है और साबित हुआ, आपने देखा 2.5-3 महीने में किस तरह खलके खुदा सड़कों पे निकली, तो उसका हल ये है आप इसकी ओपन हियरिंग करें तमाम पार्टियों की और ऑन कैमरा हो ताकि पता चले कौम को क्या गलत है क्या सही है। अगर आप सिर्फ ये टारगेट करके आपने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, हर तरीका इस्तेमाल कर लिया कि खान को किसी तरीके से गिराया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, पकड़ा जाए, जब कुछ नहीं मिल पाया तब आखिरी तरीका क्या है कि सियासत से खान को निकाल दो। और आप देखें, आपने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को हैंग किया,
आज तक हम भुगत रहे हैं, आज तक उसका नुकसान शीतल उकारली भुट्टो का पाकिस्तान भुगत रहा है। तो अगर आप इस तरह कुछ साजिश करके वो काम करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, इसका ज्यादा नुकसान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को नहीं होना, पाकिस्तान को होना है। अच्छा शौकत बसरा साहब, आपकी बात काट रहा हूं क्योंकि वक्त थोड़ा कम है। अगर ये तमाम इल्ज़ामात को आप डिनाई करते हैं, समझते हैं इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं, क्या इमरान खान बरतानिया की अदालत में जाएंगे इस इदारे के खिलाफ, फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ? उसने क्या लिखा है? आपने फाइनेंशियल टाइम्स वाला ऐसे पढ़ा है? जी बिल्कुल। अगर आर्टिकल पढ़ा है तो जरा मैं सुन ले। पहली बात उन्होंने कहा है फलाही कामों के लिए पैसा इकट्ठा किया गया। हाँ, बस ये इस बात को ज़हन में रख ले। और दूसरा बात ये देखें कि हमारे ऊपर तो ये है ना कि हम 1.5 करोड़ पर कितना बता रहे हैं, 20 अरब रुपया इकट्ठा किया मियां साहबान ने। उसी फाइनेंशियल टाइम का एक ऐसे था आर्टिकल, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं। अच्छा। क्या इन्होंने शू किया उसको? हमारे ऊपर इल्जाम क्या है कि हमने यहां पर क्यों शौकत खानम बना दिया, हमने क्यों नमल यूनिवर्सिटी बना दी। अच्छा बताएं, ये बहुत बड़ा जुर्म कर दिया ना इमरान खान ने कि पूरी दुनिया से पैसे लाके, और इमरान खान की जायदादें, पैसा किसी बाहर के ममालिक में पड़ा, आपने कोशिश कर ली, वो इख्तियार में रहे, इख्तियार से बाहर भी रहे, वो तो टोटल 3 साल या 3.5 साल इस मुल्क के वजीर आज़म रहे। जब मैं बार बार कह रहा हूं, जब उनके खिलाफ कोई चीज नहीं मिल रही तो अब आप एक भोंडी हरकत करने जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अच्छा मेरे पास वक्त काफी कम है। शकीला लुकमान साहिबा, आपकी जानिब मैं बढ़ूंगा। इल्ज़ामात तो पीटीआई के ऊपर अभी लगे हैं, लेकिन इमरान खान साहब का जो इसके ऊपर जवाब आया है, इमरान खान साहब ने ये कहा था कि फाइनेंशियल टाइम्स ने नून लीग के खिलाफ भी करोड़ों के फंड्स के सबूत दिए, उसके ऊपर अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसके ऊपर कमेंट कर दीजिए। जी मैं आपको बता दूं, पहले तो ये है कि ये रिपोर्ट जो है, जो इनके ऊपर फॉरेन फंडिंग का जो केस पूरी दुनिया में अब ये एक बहुत बड़ा केस बन चुका है, और आपके सामने फाइनेंशियल टाइम्स ने भी ये लिखा है कि इतने पैसे जो इनके दोस्त थे इमरान खान साहब के, नकवी साहब जो थे, उन्होंने इनको दिए और भेजे। और वो नकवी साहब जो कि अमेरिका में जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, और उनको वहाँ 290 साल कैद का अंदिया दिया गया है। आप देखें, इस आरिफ नकवी साहब की वज़ीर आज़म हाउस में, वज़ीर आज़म उस वक्त के साबित जो थे इमरान खान साहब, उसके साथ उनकी तस्वीर भी लगी है। इसके अलावा मैं आपको ये कहूँगी कि ये अगर इतने सच्चे, ठीक है, बहुत शुक्रिया शकीला लुकमान साहिबा, रहनुमा नून लीग हमारे साथ मौजूद थी। गौहर सिंधु कानूनी माहिर हमारे साथ मौजूद थे। शौकत बसरा साहब रहनुमा पीटी के साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू आपने सुनी, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।